February 1959, 9 experienced hikers सोवियत यूनियन के यूराल माउंटेन्स पर एक विंटर एक्सपीडिशन के लिए निकलते हैं. They were young, physically fit, and highly trained. They carried proper equipment, kept detailed diaries, and documented their journey with photographs. पर वो इस जर्नी से लौटकर कभी वापस नहीं आते. Weeks later, search teams found their campsite abandoned. उनके टेंट्स अंदर से कटे हुए थे. उनके फुटप्रिंट्स उस फ्रीजिंग डार्कनेस में कहीं दूर जा रहे थे और उनकी बॉडीज बाद में स्कैटर्ड और बर्फ के नीचे तभी मिलती हैं. एंड दैट टू अंडर सर्कमस्टांसेस जो सिंपल एक्सप्लेनेशन को डिफाई करते हैं. दिस इज द Dyatlov पास इंसिडेंट. नमस्ते फोक्स, यू आर वॉचिंग अनवीलिंग द एनिग्मा विद थ्रू, जहाँ आपको सुनाई जाती हैं स्टोरीज ऑफ डिफरेंट जॉनर. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और जानते हैं हमारी आज की कहानी के बारे में. लेट्स बिगिन. द ग्रुप वॉज लेड बाय आइगोर त्यादलॉव, एक 23 साल का इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था. इस ग्रुप में 8 अदर एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स थे, जिनमें से ज़्यादातर लोग हाइकिंग में ग्रेड 2 या ग्रेड 3 सर्टिफिकेशंस होल्ड करते थे, जो कि उस टाइम के हाईएस्ट लेवल्स थे. This expedition was not reckless or improvised. It was planned, approved, and meant to qualify them for advanced recognition. ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट करते थे. उन्हें विंटर कंडीशंस और इस जर्नी पर जाने के रिस्क्स के बारे में भी अच्छी तरह पता था. इट वॉज बेसिकली अ हाई स्किल्ड ग्रुप. इस ग्रुप में ओरिजिनली 10 मेंबर्स थे. दरअसल इस ग्रुप के एक मेंबर यूरी यूदीन ने इलनेस के कारण वापस जाने का डिसीजन लिया, और इलनेस के कारण लिए गए इस डिसीजन ने ही आखिर उसकी जान बचा ली. खैर, यूरी के वापस जाने के बाद ग्रुप में बचे 9 अदर मेंबर्स अब अपनी एक्सपीडिशन को कंटिन्यू करने के लिए माउंटेन्स की तरफ बढ़ने लगते हैं. द हाइकर्स डॉक्यूमेंटेड देयर जर्नी केयरफुली. उनकी डायरीज में कोल्ड वेदर, फटीग और नेविगेशन डिफिकल्टीज जैसे रूटीन चैलेंजेस डिस्क्राइब किए गए थे, पर किसी भी तरह के फियर या पैनिक का कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था. द लास्ट नोन फोटोग्राफ्स शो द ग्रुप मूविंग थ्रू वर्सनिंग कंडीशंस, जहां उनकी विजिबिलिटी ड्रॉप होते जा रही थी और हवाएं तेज होते जा रही थी. ऑन February 1, 1959, वो लोग होला सैखल नाम के एक माउंटेन की स्लोप पर अपने टेंट को पिच करते हैं. एक माउंटेन जिसके नाम का ट्रांसलेशन अक्सर द डेड माउंटेन या द माउंटेन ऑफ द डेड होता है. इट वॉज एन एक्सपोज लोकेशन, बट नॉट इमीडिएटली डेंजरस. पर उस रात कुछ ऐसा होता है जो उन्हें अपने टेंट से निकलने पर मजबूर कर देता है. When search teams arrived weeks later, the scene was deeply unsettling. The tent was still standing, partially collapsed under the snow. But instead of being opened normally, it had been cut open from the inside. टेंट के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स को नियरली सभी ग्रुप मेंबर्स की बिलोंगिंग्स मिलती हैं, जैसे कि बूट्स, हैवी कोट्स, फूड सप्लाईज एंड नेविगेशन इक्विपमेंट. आउटसाइड, फुटप्रिंट्स फॉरेस्ट की तरफ डाउनहिल जा रहे थे. सम वर बेयरफुट, अदर्स वोर ओनली सॉक्स और लाइट फुटवे. वहाँ पर किसी भी तरह के स्ट्रगल या किसी भी दूसरे ग्रुप की प्रेजेंस का कोई निशान नहीं मिलता. मिलते हैं तो बस फुटप्रिंट्स, जो कि धीरे धीरे बर्फ में गुम होते जा रहे थे. पहली दो बॉडीज फॉरेस्ट की एज के पास एक सीडर ट्री के नीचे मिलती हैं. उनके पैरों में शूज नहीं थे, एंड दे वर ओनली वेयरिंग अंडरवेयर, जो कि बहुत ही अजीब था
क्योंकि उस टाइम पर वहाँ का एस्टिमेटेड टेम्परेचर कुछ -30 डिग्री सेल्सियस था। उनके हाथों में इंजरीज थीं जो ये इंडिकेट कर रही थीं कि वो एक पेड़ को क्लाइम करने की कोशिश कर रहे थे, पॉसिबली ब्रांचेस को तोड़ने के लिए या विजिबिलिटी गेन करने के लिए। पास में ही इन्वेस्टिगेटर्स को एक जगह एक छोटी सी आग जलाने के रिमेन्स मिलते हैं, जो ये सजेस्ट कर रहे थे कि दे वर अलाइव लॉन्ग इनफ टू ट्राई टू सर्वाइव। तीन और हाइकर्स की बॉडी फॉरेस्ट और टेंट के बीच में मिलती है। इनकी बॉडीज पर पहले मिले दो हाइकर्स से ज़्यादा कपड़े थे, जो कि इन्वेस्टिगेटर्स के हिसाब से पोस्टमार्टम रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लॉथिंग के कारण थे। एक नोन अकरेंस जो कि अक्सर हाइपोथर्मिया के केसेस में देखा जाता है, जहां पर सर्वाइवर्स उन लोगों के कपड़े ले लेते हैं जो ऑलरेडी मर चुके हैं। Months later, after the snow melted, the final four bodies were discovered in a ravine buried under several meters of snow. इन हाइकर्स में सबसे सिवियर इंजरीज देखने को मिलती हैं: फ्रैक्चर्ड रिब्स, सिवियर चेस्ट ट्रॉमा एंड अ क्रश्ड स्कल। मेडिकल एग्जामिनर्स के अकॉर्डिंग ये इंजरीज एक पावरफुल एक्सटर्नल फोर्स के कारण थी, पर यहाँ कोई भी एक्सटर्नल वुंड्स नहीं थे, जो कि टिपिकली असॉल्ट या एक्सप्लोजन के केस में देखने को मिलते हैं। वन वुमन was missing her tongue and soft tissue was missing from parts of the face. इन्वेस्टिगेटर्स के अकॉर्डिंग ये डैमेज नेचुरल पोस्टमार्टम प्रोसेसेस के कारण थी, इंक्लूडिंग एक्सपोजर टू वाटर, scavengers and decomposition. There were no defensive wounds, no signs of sexual assault, and no evidence of another human presence. The Soviet investigations concluded within months. ज़्यादातर हाइकर्स की डेथ का कारण हाइपोथर्मिया बताया गया. For others, death was attributed to injuries caused by an unspecified force. फाइनल रिपोर्ट ने ये कहा कि द ग्रुप हैड डाइड ड्यू टू अ कंपेलिंग नेचुरल फोर्स दे वर अनेबल टू आउटकम. बस एक लाइन जिसका कोई भी फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता. द केस वॉज क्लोज्ड, रिकॉर्ड्स वर आर्काइव्ड एंड पब्लिक डिस्कशन लार्जली डिसअपीयर्ड फॉर डेकेड्स. कई सालों तक द दयातलाव पास केस रिसर्चर्स और हाइकर्स के स्मॉल सर्कल्स में ही डिस्कस किया जाता था. बट डेकेड्स लेटर, जब आर्काइव डॉक्यूमेंट्स एक्सेसिबल हो गए और ओरिजिनल फोटोग्राफ्स एंड डायरीज को पब्लिक के लिए रिलीज किया गया, तो ये स्टोरी एक बार फिर लौटकर वापस आती है, नए आंसर्स के साथ नहीं, बल्कि पुराने क्वेश्चंस के साथ. इंटरनेट, टीवी प्रोग्राम्स, बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और वेस्टर्न मीडिया एक्सपोजर ने भी लोगों को इस केस की तरफ काफ़ी अट्रैक्ट किया. And as more people examined the same evidence, different explanations began to emerge. These explanations would later become known as the theories of Dyatlov Pass. दयातलाव पास केस के अराउंड काफ़ी थ्योरीज एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि कोई भी सिंगल एक्सप्लेनेशन इस केस में मिले सभी एविडेंसेस को एक्सप्लेन नहीं करती, और इनमें से हर थ्योरी एक स्पेसिफिक कॉन्ट्रडिक्शन को सॉल्व करने का अटेम्प्ट करती है. मिलिट्री टेस्टिंग थ्योरी. दिस थ्योरी अरोज ड्यू टू कोल्ड वॉर सीक्रेसी, रिमोट एरियाज में उस टाइम हो रही नॉन मिलिट्री एक्टिविटी और उस एरिया के आसमान में अनएक्सप्लेन्ड लाइट्स की रिपोर्ट्स. कुछ लोगों ने ये सजेस्ट किया कि एक्सपेरिमेंटल वेपन्स और पैराशूट माइंस किसी भी ऑब्वियस एक्सटर्नल डैमेज के बिना इंटरनल इंजरीज कॉज कर सकती हैं. हाउएवर, उस स्पेसिफिक लोकेशन में किसी भी मिलिट्री टेस्टिंग का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है. वहाँ पर कोई एक्सप्लोसिव रेसिड्यू भी नहीं मिला था जो उस तरह के किसी भी वेपन के यूज़ को कंफर्म कर सके. इंफ्रासाउंड पैनिक थ्योरी. दिस थ्योरी अटेम्प्ट्स टू एक्सप्लेन द irrational behavior. Certain wind conditions may generate low frequency sound waves जो किसी में एंजाइटी और डिसोरिएंटेशन इंड्यूस कर सकती है. इस थ्योरी के सपोर्टर्स ये आर्गुमेंट देते हैं कि ये थ्योरी ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों वो ट्रेंड हाइकर्स बिना किसी प्रॉपर प्रिपरेशन के अपने टेंट से भाग जाते हैं. बट द प्रॉब्लम इज दैट ऐसे इफेक्ट्स रिक्वायर्ड इंटेंसिटी पर वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है.
and no direct evidence confirms it occurred that night. ह्यूमन और एनिमल अटैक, इस थ्योरी को पहले पहले इस केस में कंसिडर किया गया था, पर फिर इसे डिसमिस कर दिया गया क्योंकि देयर वर नो फॉरेन फुटप्रिंट्स, नो वेपन वुंड्स एंड नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। किसी भी एनिमल या अदर ह्यूमन की प्रेजेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला था। इट सिंपली डज नॉट फिट द एविडेंस। ओवर द ईयर्स मैनी एक्सप्लेनेशंस हैव बीन प्रपोज्ड। जैसा कि हमने देखा, some were dramatic, some speculative, and some ultimately unsupported by the evidence. पर recent years में researchers ने modern tools और एक different perspective से the Dyatlov Pass case को revisit किया और एक theory propose की। This theory is the avalanche theory. This theory exists to explain the sudden evacuation of the tent, the decision to flee downhill, and the blunt force injuries. कई सालों तक इस थ्योरी को डिसमिस किया गया क्योंकि द स्लोप अपीयर्ड टू शैलो और उस टाइम वहाँ पर किसी एवलांश की डेब्रिस को ऑब्जर्व नहीं किया गया था, जो कि वहाँ पर होनी चाहिए थी, क्योंकि अगर एक एवलांश आता तो उसका कोई रेसिड्यू तो वहाँ पर होता ही होता। पर मोर रिसेंट स्टडीज ने ये सजेस्ट किया कि एक डिलेड स्लैब एवलांश कुड हैव अकर्ड, जिसका कोई भी क्लियर ट्रेसेस हफ्तों बाद वहां पर मौजूद नहीं होते। नाउ ये थ्योरी काफ़ी कन्विंसिंग तो लगती है, पर इसके कुछ अपने फ्लॉज हैं। जैसे कि पहला, ये थ्योरी हाइकर्स के पैनिक और फ्लाइट को तो एक्सप्लेन करती है, बट इट स्ट्रगल्स टू एक्सप्लेन कि जब एक बार वहाँ पर कंडीशन स्टेबलाइज हो गई तो वो लोग लौट कर अपने टेंट में वापस क्यों नहीं आए। सेकेंड, द थ्योरी स्ट्रगल्स टू अकाउंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंजरीज। कुछ हाइकर्स ने ब्लंट फोर्सेस ट्रॉमा को एक्सपीरियंस किया, जबकि औरों में ऐसी कोई इंजरीज नहीं थी। अगर एक एवलांश इस इंसिडेंट का सोल कॉज था तो रिसर्चर्स को ग्रुप के अक्रॉस एक ज़्यादा कंसिस्टेंट इंजरी पैटर्न देखने को मिलता। थर्ड, द लोकेशन ऑफ द फाइनल फोर बॉडीज प्रेजेंट्स चैलेंजेस। नाउ दे वर फाउंड इन अ रेविन, जो कि उनके टेंट से सिग्निफिकेंटली दूर थी। While terrain and snow movement could explain this, the sequence of events, who moved where and when, remains uncertain. Fourth flaw. Although the avalanche theory explains panic and flight, it does not explain the behavioral decisions that followed. The group split up, built a fire, and attempted multiple strategies and actions that suggest evolving decisions rather a single moment of chaos. Finally, while modern simulations show कि एक avalanche possible था, there is no direct physical evidence जो ये प्रूव करता हो कि उस एग्जैक्ट टाइम पर, उस एग्जैक्ट मोमेंट पर ऐसा कोई भी avalanche वहाँ पर आया था। Now the avalanche theory is not a final answer. जैसे कि हमने देखा कि इस थ्योरी के अपने कुछ फ्लॉज हैं, बट फॉर रिसर्चर्स ये थ्योरी बाकी सब थ्योरीज से ज़्यादा कन्विंसिंग है। Now what we know is this: the hikers were experienced, the tent was cut from the inside, they fled into extreme cold without proper clothing, some suffered injuries inconsistent with simple falls, and no definitive external attacker was identified. What remains unknown is कि किस चीज़ ने उन्हें अपने टेंट को छोड़कर बिना किसी प्रॉपर प्रिपरेशन के ऐसी कंडीशंस में बाहर जाने पर मजबूर कर दिया। आज 60 years later, Dyatlov Pass remains the place जहाँ पर फैक्ट्स ख़त्म होते हैं और अनसर्टेनिटी शुरू हो जाती है। और शायद यही वजह है कि ये मिस्ट्री अभी भी जिंदा है। This was the Dyatlov Pass incident.
for watching this video. This was the Dyatlov Pass incident. Now, do share your views on this mystery. What do you think really happened, and which is the theory you like the most? और अगर आपकी खुद की भी कुछ theories हैं, तो please do share them in the comments section. I will meet you in a new video with a new story. Till then, stay safe and may the gods watch over you.